अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू सेशन दैट इज़ क्रॉन्स डिज़ीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रॉन्स डिज़ीज़ के ऊपर है, जिसको हम रीजनल एंट्राइटिस भी बोलते हैं। तो जो क्रॉन डिज़ीज़ होती है ये एक इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक डिज़ीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका काज जो होता है वो एग्जैक्टली नाउन नहीं होता, अननाउन काज की वजह से जो है वो कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो एक इडियोपैथिक डिजीज़ है और क्रॉनिक है। क्रॉनिक मीन्स फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड चल रही है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जिसमें आपकी जो जीआईटी की वॉल्स हैं, जितनी भी वॉल्स हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन है और सब म्यूकोजा लेयर है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, यानी ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोसीड करती है इन द बाउल दैट कैन इफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम माउथ टू एनएस। तो ये जो जीआईटी की इन्फ्लेमेशन है ये आपके माउथ से स्टार्ट होती है और एनल एरिया तक प्रोसीड कर सकती है, यानी इस पूरे जीआईटी ट्रैक को ये इन्वॉल्व कर सकती है और उसकी आपकी जीआईटी वॉल की जितनी भी लेयर्स हैं, वो म्यूकस है, सब म्यूकोसलर लेयर है, उसको इन्वॉल्व कर सकती हैं। इडियोपैथिक के एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है। इन्फ्लेमेटरी ट्रांसम्यूरल डिसऑर्डर है जिसमें आपके माउथ से लेकर एनएस तक आपकी जीआईटी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉन्स डिजीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे। क्रॉन्स डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। डायरिया होगा इसके अंदर, जो कि डेफिकेशन के बाद भी पेशेंट जो है वो उसमें रिलीफ फील नहीं करता, बार बार उसको जो है वो अर्ज फील होती है टू डेफिकेट बट देयर इज़ नो स्टूल। तो डायरिया की एक ऐसी कंडीशन है जो डेफिकेशन के बाद भी रिलीव नहीं हो रही है। एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस की कंडीशन है, पेशेंट के जो मसल्स हैं वो स्पैस्टिक हो जाते हैं, मसल स्पैज्म फील करता है एब्डोमिनल टेंडरनेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से। वेट लॉस आ जाएगा इसके अंदर, मैल नरिश होना शुरू हो जाएगा, उसकी जीआईटी ट्रैक के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ से न्यूट्रिशन की जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से मैल नरिशमेंट की कंडीशन डेवलप कर रही है, एनीमिया है। यहाँ पे जो भी वूंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, लाइक वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट एनीमिया की तरफ जा सकता है। फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन पेशेंट फीवर की तरफ भी जाएगा और ल्यूकोसाइटोसिस उसके वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है ल्यूकोसाइट्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। सो साइन एंड सिम्टम हम देख रहे हैं क्रॉन्स डिजीज़ के, जिसके अंदर अभी तक हमने देखा डायरिया चल रहा है जो पेशेंट का डेफिकेशन के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल टेंडरनेस और स्पैज्म की कंडीशन है, पेशेंट वेट लॉस की तरफ जा रहा है, मैल नरिशमेंट और एनीमिया की तरफ जा रहा है और उसकी फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन डेवलप कर रही है। ठीक है। देन स्टूडेंट स्टीटोरिया की कंडीशन है। स्टीटोरिया क्या है, आपकी फीकल मैटर के अंदर जो है वो आपकी बॉडी से फैट जो है वो एक्सेसिव फैट जो है वो आना शुरू हो जाती है आपके फिसिस के अंदर। स्टीटोरिया की कंडीशन तब डेवलप होगी जब आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, फैट की डाइजेशन नहीं होगी और वो डायरेक्ट आपके स्टूल में जो है वो एक्सक्रीट आउट होती जाएगी। तो स्टीटोरिया की कंडीशन देन आ रही है। एनोरेक्सिया है, पेशेंट को बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ द जीआईटी ट्रैक, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है वहाँ पे। देन फिस्टुला और फिशर के जो है वो सिम्टम्स पेशेंट मोस्टली जो है वो एग्जिबिट करते हैं, इसके अंदर एक्सपीरियंस करते हैं एब्सेस की, फिस्टुला और फिशर। फिस्टुला और फिशर जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिस्टुला क्या है, टाइनी ट्यूबुलर ट्रैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिशर क्या है, टीयर आ गया है आपके एनल एरिया के अंदर, पेरिनियल स्किन के अंदर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अभी जो हमने कवर किए हैं साइन एंड सिम्टम वो थे आपके जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड। ठीक है। अभी जो हम सिम्टम डिस्कस करेंगे वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मैनिफेस्टेशन, यानी आपकी जीआईटी से हट के जो ल्यूमिन से हट के मैनिफेस्टेशन है, सिम्टम्स हैं, वो कौन से होंगे। आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप कर सकती है, अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो एक्सीड कर जाता है तो आपकी जॉइंट्स के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपकी जॉइंट्स भी स्वेल कर सकती हैं और पेन कर सकते हैं, तो आर्थराइटिस की कंडीशन है। इस तरह आपकी आई को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपकी कंजक्टिवा जो आई की लेयर है उसको इन्वॉल्व कर सकती है और कंजक्टिवाइटिस की तरफ लीड कर सकती है। स्किन लीजन्स बन सकते हैं और ओरल अल्सर्स की तरफ जो है वो पेशेंट जा सकते हैं। तो ये आगे इसकी एक्स्ट्रा लुमिनल मैनिफेस्टेशंस। अभी तक हमने जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड उसकी मैनिफेस्टेशंस देखी, जिसमें हमने डायरिया देखा, उसकी जो है वो पेशेंट की जो डायरिया है वो अनरिलीव्ड है, वो डेफिकेशन कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बावजूद उसको डायरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, स्पैज्म है, पेशेंट जो है स्टीटोरिया की कंडीशन से जो है वो गुजर रहा है, एनोरेक्सिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको हम बोलते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है जिसमें मैल नरिशमेंट की तरफ जा रहा है पेशेंट, एनीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, एब्सेस, फिस्टुला और फिशर की कंडीशन और एक्स्ट्रा लुमिनल मैनिफेस्टेशंस। देन असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के अंदर आपने प्रोटोसिग्मोइडोस्कोपी करवा लेनी है, जिसमें हमने प्रोटोस्कोप जो है वो इंसर्ट करनी है पेशेंट के एनल एरिया के थ्रू और उसमें हमने सिग्मोइड कॉलोन को जो है वो ऑब्जर्व करना है।
प्रोटोसिग्मोइडोस्कोपी के बाद हम दूसरा टेस्ट करते हैं, इसके अंदर स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें हमने कार प्रोटेक्टिन स्टूल टेस्ट करवाना है, जो कि एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, जिसमें ये बेसिकली टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश करता है आपके आईबीडी और आईबीएस के बिटवीन। आईबीडी में पता है क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं दोनों, इनके बिटवीन। और आईबीएस जो कि हमने एक फंक्शनल डिसऑर्डर पढ़ा था, जिसके अंदर आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है, या तो बहुत ज़्यादा डायरिया की कंडीशन होती है, या कॉन्स्टिपेशन, या फिर दोनों की हो सकती है। तो इन्फ्लेमेशन और आईबीएस दोनों के दरमियान डिफरेंस करने के लिए हम स्टूल टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम काल प्रोटेक्टिव स्टूल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट कर देगा, आया हमें पता चलेगा आईबीएस है या आईबीडी है। एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, क्लोनोस्कोपी करवा सकते हैं, इंटेस्टाइनल बायोप्सी हम ले सकते हैं टू डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म और इफ़ देर इज़ एनी कैंसरस फॉर्मेशन इन द जीआईटी ट्रैक। सीबीसी करवा लेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करेंगे हम, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ईएसआर करवाएंगे। ईएसआर क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका ब्लड लेते हैं और आपके आरबीसीज कितनी स्पीड से जो सेटल डाउन हो रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हम जो है एनालाइज करेंगे। जितनी स्पीड से वो नीचे सेटल डाउन होंगे ट्यूब के अंदर, उसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि हाउ मच इन्फ्लेमेशन यू हैव। तो ईएसआर करवा लेंगे। देन बेरियम स्टडी करवा सकते हैं, एक बेसिकली ऐसी स्टडी है, वैसे हमने बेरियम स्टडी जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे डिसऑर्डर्स के अंदर करवा चुके हैं, जिसमें जो कि बेसिकली एक एक्सरे एग्जामिनेशन है। इसमें हम जो बेरियम स्टडी हेल्प करेगी, क्योंकि कंक्लूसिव स्टडी इंडिकेट करेगी आया वो जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं वो नैरो हो गई हैं इन्फ्लेमेशन के बाद, जो इन्फ्लेमेशन है वो किस हद तक प्रोसीड कर रही है, और या फिर आपकी जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल ऐसे नैरो हो गई स्ट्रिंग लाइक। तो स्ट्रिंग साइन जो है वो हमें बेरियम स्टडी से जो है वो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम बेरियम स्टडी के थ्रू। ठीक है, तो अभी तक हम जो है वो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कर चुके हैं। असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हम देख रहे थे, जिसमें हमने प्रोटोसिग्मोइडोस्कोपी करवा लेनी है, स्टूल टेस्ट जिसको काल प्रोटेक्टिन स्टूल टेस्ट बोल रहे हैं, एंडोस्कोपी करवा लेंगे, माउथ के थ्रू हमने कैमरा जो है वो इंसर्ट करके हमने एनालाइज कर लेना थ्रू जीआई ट्रैक। क्लोनोस्कोपी करवा सकते हैं, कोलोन को देख सकते हैं, इंटेस्टाइनल बायोप्सी ले सकते हैं थ्रू द लेप्रोस्कोपी एनी प्रोसीजर, या बायोप्सी एंडोस्कोपी के थ्रू ले सकते हैं। सीबीसी करवाएंगे इन्फेक्शन को एनालाइज करने के लिए, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, स्ट्रक्चर डिसऑर्डर को देखने के एनालाइज कर लेंगे, इमेजिंग ले लेंगे। ये सर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और बेरियम स्टडी, जिसमें हमने एक एग्जामिनेशन के थ्रू हमने उसको इंटेस्टाइन्स को एनालाइज कर लेना है। वहाँ पे हमें स्ट्रिंग साइन भी मिल सकता है, बिल्कुल स्ट्रिंग लाइक जो है वो इंटेस्टाइन हो सकती है बेरियम स्टडी के थ्रू, हम इसको देख लेंगे। स्टूडेंट्स देन आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हमने जो भी इडियोपैथिक काज है, जो हमें एग्जैक्ट नाउन नहीं है, रिस्क फैक्टर है, टिश्यू इंजरी है, जो भी हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, ये क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, आपके जीआईटी ट्रैक को इरिटेट करेगा, इलियम असेंडिंग कोलोन एंड सो ऑन, आपकी जीआईटी ट्रैक को इन्वॉल्व करती जाएगी इन्फ्लेमेशन। ये जो बैक्टीरिया हैं क्या करेंगे? आपकी जीआईटी वॉल को इन्वेड करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेते जाएंगे म्यूकोजल सब म्यूकोजल लेयर के अंदर। ठीक है, अब ये जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपकी वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, साइटोकाइंस रिलीज होते जाएंगे, एडिमा की कंडीशन डेवलप कर सकती है, वेस्कुलर कंटेंट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आएगा, एडिमा कंडीशन होगी, और देन आपकी म्यूकोजल वाल जो है वो उस वोन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से थिक होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये अल्सर्स की तरफ जो है वो इसको लेके जाएगी। अल्सर क्या करेंगे? एक कॉबल स्टोन की फॉर्म जो है वो ले लेंगे। कॉबल स्टोन जो है ये क्या है? जब आपके बहुत ज़्यादा अल्सर जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक इस तरह की अपीयरेंस देते हैं जैसे कॉबल स्टोन होता है। अब कॉबल स्टोन क्या है? आपने वो देखे होंगे, स्टोन्स होते हैं गोल गोल से, बिल्कुल बड़ी उनकी सॉफ्ट सी ऊपर लेयर होती है। ठीक है, तो उसकी जो है वो फॉर्म ले लेंगे। जब एक जगह पे बहुत सारे अल्सर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पे उनकी अपीयरेंस जो है वो किस तरह की दिखेगी? कॉबल स्टोन जैसी। ठीक है, फिर देन ये आगे उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, फिशुला की तरफ ले जा सकते हैं, फिशर की तरफ ले जा सकते हैं, टीयर आना शुरू हो जाएगा, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है आपकी जीआई ट्रैक के अंदर, बावल वॉल जो है वो थिक होती जाएगी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ जाएगी, फाइब्रोसिस की तरफ जा सकती है, इंटेस्टाइनल वॉल जो है, फिर देन ल्यूमन जो है उसका वो नैरो हो जाएगा। क्यों? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से उसका ल्यूमन नैरो होता जाएगा। आपने देखा कि उसकी म्यूकोजल वॉल थिक होना शुरू हो गई है, अंदर कॉबल स्टोन अल्सर जो है वो एक्सीड कर सकते हैं, और ये सारी कंडीशन क्या करेगी? उसका जो नॉर्मल ल्यूमन है उसको नैरो कर देंगी। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर जो भी टिश्यू इंजरी है, इन्फ्लेमेशन करेगी जीआईटी ट्रैक के अंदर, वो इलियम असेंडिंग कोलोन को इन्वॉल्व करेगा, बैक्टीरिया इन्वेड करते जाएंगे आपकी जीआईटी वॉल के अंदर, वो उसकी एडिमा थिकनिंग की तरफ लेके जाएंगे, फिशुला एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, और इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो उसका ल्यूमन नैरो होता जाएगा। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी।
कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं क्रॉन्स डिजीज़ की। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यू टू द आपका जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है वो नैरो होने की वजह से वहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन होगी वहाँ पे जो है आपकी इंटेस्टाइन जो है वो बिल्कुल नैरो होने की वजह से स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन की तरफ जा रही है। पेरिनियल एब्सेस बन सकता है इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन की वजह से। ओइनल एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन आपका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा, आपकी इंटेस्टाइन्स की नॉर्मल फंक्शन मेंटेन ना होने की वजह से मैल नरिशमेंट और मैल अब्जॉर्प्शन की तरफ जा रहा है पेशेंट। फिस्टुला बन सकता है। मोस्ट कॉमन जो स्मॉल बाउल फिस्टुला है इसके अंदर वो इंटेरोकोकस फिस्टुला है, जो एक क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर इसकी मैनिफेस्टेशंस आती हैं। और जो पेशेंट्स हैं क्रॉन्स डिजीज़ के वो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं कि उनको कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलती जाती है तो वो सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसको वो चेंज करती जाएगी और अल्टीमेटली वो कैंसर की तरफ लीड कर सकते हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन, पेरिनियल एब्सेस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और मैल नरिशमेंट तो हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर ऑलरेडी। तो फिस्टुला और उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर की जो है वो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर डेवलप कर सकती हैं। ये हो गई इसकी कॉम्प्लिकेशंस। स्टूडेंट्स देन हम इसकी आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। आईबीडी की जो मेडिकल मैनेजमेंट है इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। इसके अंदर हमने पेशेंट की न्यूट्रिशनल थेरेपी करनी है, उसकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करनी है और फिर एट द एंड हम उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमने इसकी दो चीज़ों पे फोकस करना है, उसकी न्यूट्रिशन मेंटेन करनी है और उसकी जो मेडिकल रिजीम है उसको फॉलो करना है। न्यूट्रिशनल थेरेपी के अंदर हमने पेशेंट की ओरल फ्लूइड्स मेंटेन करने हैं ताकि उसका जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको हम जो है वो कोप अप कर सकें। हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे ताकि उसकी जो मैल अब्जॉर्प्शन है, मैल नरिशमेंट है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं उसको जो है वो हम कोप अप कर सकें। तो ओरल फ्लूइड्स के बाद हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट दे दी। सप्लीमेंटल थेरेपी हमने करनी है उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को जो है वो दूर करने के लिए। आयरन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हमने, क्योंकि पेशेंट की एनीमिया की कंडीशन डेवलप कर रही है। पेन को कंट्रोल करना है और उसकी डायरिया की कंडीशन को कंट्रोल करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द पेन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स दे रहे हैं, उसकी कूल फूड और जो है वो स्मोकिंग को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये फिर से उसको डायरिया की तरफ लेके जाएंगी। पेरेंटल न्यूट्रिशन मेंटेन करनी है। अगर पेशेंट ओरल नहीं ले सकता तो हमने उसकी पेरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर ओरल फ्रूट्स, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट, सप्लीमेंटल थेरेपी, उसकी पेन को कंट्रोल करना है, आयरन रिप्लेसमेंट देनी है, डायरिया को कंट्रोल करना है और स्मोकिंग और कोल्ड फूड्स वगैरह जो है उसको अवॉइड करना है ताकि उसकी डायरिया की कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकें। फार्माकोथेरेपी जो हम इसके अंदर करेंगे उसके अंदर हमने पेशेंट को सिडेटिव्स देने हैं, एंटी डायरियल एंटी पेरिस्टाल्टिक मेडिकेशन देनी है ताकि हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकें, ताकि जो इन्फ्लेम बाउल है उसको हम थोड़ी सी रेस्ट दे दें। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने उसके पेशेंट की एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करनी है और माइनोसैलिसाइलेट्स देने हैं। ये दोनों कंडीशंस क्या करेंगी, ये पेशेंट की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगी। ठीक है, ये जो माइनोसैलिसाइलेट्स और एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अंदर सल्फासालाजीन है और एंटीबायोटिक्स के अंदर जो है हम इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर प्रूडेंट कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, परफोरेशन हो रही है और पेरिटोनाइटिस की कंडीशन है। ठीक है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक कंडीशन जो है एंटीबायोटिक जो है वो रिकमेंड करेंगे। इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो है वो हम इन पेशेंट की मेडिकल रिजीम के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मरकैप्टोपुरीन आ जाती है इसके अंदर। ऐसी ड्रग है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो क्या करेगी, नॉर्मलाइज करेगी। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो मेडिकेशंस हैं वो इसके अंदर जो है हमने इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो है वो ऐड कर देनी है पेशेंट की फार्माकोथेरेपी के अंदर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो हम पेशेंट के इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि ये जो स्फीयर इन्फ्लेमेशन है इसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, जो भी स्फीयर इन्फ्लेमेशन फर्मेनेंट डिजीज़ चल रही है उसको हम ओरली पेडनिसोन दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर। ठीक है, ओरल भी दे सकते हैं और पेरेंटली भी दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन आपने देखा हो, सोलोकॉर्टिव जो है वो हम हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर पेशेंट को जो है वो एडमिनिस्टर कर होते हैं, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर आता है। ठीक हो गया, तो फार्माकोथेरेपी के अंदर सिडेटिव्स, एंटी डायरियल, एंटी पेरिस्टाल्टिक, ये दोनों क्या करेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करेंगे। सिडेटिव ये सारी मिलके क्या कर रही हैं, हम इंटेस्टाइन्स को जो है वो रेस्ट दे रहे हैं। एंटीबायोटिक और एमाइनोसैलिसाइलेट्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए दे रहे हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दे रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसमें ओरल पेडनिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है आईवी पेरेंटल न्यूट्रिशन के पेरेंटल रूट के थ्रू जो है वो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये होगी इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, क्रोन डिजीज़ की जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इसमें हम स्ट्रिक्चोप्लास्टी कर सकते हैं। जो वाइड आपकी इंटेस्टाइन्स है जो नैरो हुई हुई है उनको हम वाइड कर सकते हैं स्ट्रिक्चोप्लास्टी के थ्रू। स्मॉल बाउल रिसेक्शन कर सकते हैं। उस सेक्शन की जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ है बिल्कुल भी जो है वो फंक्शनल नहीं है
उसको हम रिसेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर प्रोटोकोलेक्टिव विद इलियोस्टमी क्या है, जिसमें हम कोलोन, रेक्टम और एनस को जो है वो रिमूव कर देते हैं। जब आपका कोलोन बिल्कुल भी जो है वो किसी काबिल नहीं रह जाता है, फंक्शनल नहीं है, टोटली डिजीज़ हो गया, तो उसके साथ फिर हम प्रोटोकोलेक्टमी, कोलोन को रिमूव कर देंगे, रेक्टम को रिमूव कर देंगे, एनस को रिमूव कर देंगे। साथ में हमने करनी है इलियोस्टमी। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इलियम पोर्शन है उसके अंदर हमने क्या करनी है, एक एब्डोमिनल ओपनिंग बनानी है, उसके साथ एक बैग अटैच करना है ताकि आपका जो फीकल मैटर है वहाँ से हम डायरेक्टली इवैक्यूएट कर लें। ठीक हो गया। रिजोरेटिव प्रोटोकोलेक्टमी विद इलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपकी इलियर रिजोरेटिव एक लाइक आपका एक इलियम से एक पाउच बना देते हैं जो कि रेक्टम का काम लेता है, आपकी स्फिंक्टर कंट्रोल करता है एलिमिनेशन का। ठीक है, उसको हम मेंटेन करने के लिए इलियल पाउच बनाते हैं। ठीक है, बाकी प्रोटोकोलेक्टिव वही है जिसमें हमने कोलोन को रिमूव कर दिया, रेक्टम को रिमूव कर दिया और एनस को रिमूव कर दिया। ये मोस्टली ये प्रोसीजर हम करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जिसके अंदर कोलोन की इन्फ्लेमेशन चलती है। ठीक है, तो इसमें रिजोरेटिव प्रोटोकोलेक्टमी जिसमें हमने ये प्रोसीजर करने के बाद इलियल पाउच बनाना है ताकि उसको इलियल एरिया के साथ जो है वो एनास्टोमोस कर दें। ठीक है, रेक्टम का काम लेगा हम इसे इलियल पाउच से। ठीक हो गया, ये होगी इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। स्ट्रिक्चोप्लास्टी, स्मॉल बाउल रिसेक्शन, प्रोटोकोलेक्टमी विद इलियोस्टमी और प्रोटोकोलेक्टमी विद इलियल पाउच। इसमें इलियोस्टमी कर रहे हैं और इसमें इलियल पाउच बना रहे हैं। ओके ओके स्टूडेंट, ये थी इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट क्रोन्स डिजीज़ की। स्टूडेंट्स, आज हमने क्रोन्स डिजीज़ कवर किया जिसको हम रीजनल एंट्राइटिस भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन कवर की, साइन एंड सिम्टम्स देखे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक फैक्टर्स, क्रोन्स डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन, देन उसकी मेडिकल मैनेजमेंट प्लस सर्जिकल मैनेजमेंट जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से मिलती जुलती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ का डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लाजमी देख लीजिएगा। तो क्रोन्स डिजीज़ जो है वो इटसेल्फ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।